वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक नॉर्मल हम लोग जिस स्टैंडर्ड में है उस लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर करके भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ऐसे कह सकते हैं। या दूसरा एक तरीका होता है, पहले इस डिफिनेशन के बाद बताएंगे। इसे लिखेंगे द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर and irrational numbers is called रियल नंबर्स। मीन्स क्लास 10 तक जितना भी हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत में आता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि रियल नंबर का दो पार्ट होता है। एक होता है रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। बस इसी को हम लोग इस तरह से डिफाइन किए कि द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इसमें सभी रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। मीन्स all the rational numbers are denoted by capital Q. Second one is question create होगा कि by which alphabets we will denote all the irrational numbers। तो इसका आंसर होगा P। हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं सभी इरेशनल नंबर को, और all the real numbers are denoted by कैपिटल R। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन देंगे कि द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों के कम्बिनेशन को रियल नंबर कहा जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा और स्टैंडर्ड आप देना चाहते हैं डेफिनेशन, तो इस तरह से दे सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ and the square of a number is non-negative, then the number is real number। if the square of a number is non-negative, क्या लिखेंगे? if the square of a number is non-negative, is called रियल नंबर। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो नॉन नेगेटिव आता है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव करने से ये तात्पर्य है कि पॉजिटिव आता है। किसी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। अगर पॉजिटिव में नहीं आएगा स्क्वायर करने के बाद तो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। तो तब वो कौन सा नंबर कहा जाएगा? तो वो कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, जो कि क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज -2 दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा क्या ये -2 रियल नंबर है कि नहीं।
तो हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ नॉन निगेटिव, हम लोग इसका स्क्वायर करके चेक करेंगे कि क्या ये नॉन निगेटिव आता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्लियर है, इसका आंसर +4 आ जाएगा, जो कि नॉन निगेटिव है, मीन्स पॉजिटिव है। इसका मतलब -2 हमारा रियल नंबर है। इसी तरह से या 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर +9 आएगा, जो कि पॉजिटिव है, मीन्स नॉन निगेटिव है। इसका मतलब 3 हमारा रियल नंबर है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद हम लोगों को पॉजिटिव में आंसर नहीं आता है। एग्जाम्पल, जिससे रूट में आपको दिया रहेगा -3, क्या दिया है रूट में? -3 दिया गया है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर आएगा -3 ही आएगा। अब रूट में हमको स्क्वायर करने के बाद भी इसका आंसर -3 आ गया, मीन्स नॉन निगेटिव नहीं हुआ, ये निगेटिव में आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 में डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास 10 में केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये 2 टॉपिक हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी 2 टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेमा क्या होता है। व्हाट इज़ लेमा? क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज़ लेमा? तो लेमा होता है, लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे लेमा के बारे में? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove another statement. एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, मीन्स लेमा अपने आप में खुद ही प्रूव स्टेटमेंट होता है। विच इज़ यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज़ हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। मीन्स हमको लेमा को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप में प्रूव है। तो इसी लेमा के अंतर्गत में आता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या टॉपिक आता है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में सबसे पहले एक वर्ड आता है यूक्लिड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड कौन था। हु वाज यूक्लिड? तो यूक्लिड वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ग्रीक। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। हिज फेमस बुक इज एलिमेंट। तो इन्होंने यूक्लिड अपना डिवीज़न लेमा दिया, डिवीज़न के बारे में बताया लेमा। तो सबसे पहले डिवीज़न के जानने से पहले, इसके लेमा को जानने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं डिवाइड के बारे में, उस बेसिक चीज़ को समझते हैं। क्या होता है डिवीज़न? हम लोग नॉर्मल डिवाइड तो पढ़े ही हैं, बस उसी नॉर्मल डिवाइड से ही मिलता जुलता ही है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 7 को हम लोग 21 में डिवाइड करते हैं तो आता है 7 3 जा 21, पूरा पूरा कट गया, 0 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इस डिवाइड नॉर्मल के बारे में पढ़े थे, नॉर्मल डिवाइड के बारे में। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें 21 हमारा डिविडेंड है। क्या है?
डिविडेंड। 7 डिवाइजर होता है। थ्री हमारा कोशिएंट और 0 इसका रिमाइंडर है। आप ज़रूर एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं पहचान पाइएगा तो आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा को नहीं समझ पाइएगा। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। अगर हम लोग 7 से 21 में डिवाइड करते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, तो 7 3 जा 21, पूरा कट के 0 आ गया इसका, तो इसमें हम लोग 21 को डिविडेंड कहते हैं। 3 कोशिएंट हो गया, 7 डिवाइज़र और 0 इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक, जब इसको हम लोग समझ गए हैं तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है टू इंटीजर्स a एंड b, क्या लिखेंगे? 2 इंटीजर्स a एंड b are such that b is equal to aq plus r। क्या लिखे हैं? 2 इंटीजर्स a एंड b are such that b is equal to aq plus r। ठीक, इस b is equal to aq plus r से ही क्लियर आता है कि इसमें हमारा कौन सा डिविडेंड होगा, कौन सा डिवाइज़र और कौन सा कोशिएंट होगा, क्योंकि डिविडेंड बराबर ही होता है डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, Q हो जाएगा कोशिएंट और R हो जाएगा इसका रिमाइंडर। वेयर a इक्वल टू ये नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो से मतलब है कि ये जीरो नहीं होगा a का वैल्यू, इसके अलावा कोई भी आप इंटीजर रख सकते हैं। a नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है। b इक्वल टू एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं b के स्थान पे, जीरो भी रख सकते हैं। एंड q r r यूनिक इंटीजर, इसमें q और r यूनिक इंटीजर होता है। तो ये है हमारा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा है हमारा। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसमें कहा गया है कि 2 इंटीजर्स a and b are such that b is equal to aq plus r, where a is equal to नॉन जीरो इंटीजर है, b is equal to इंटीजर है एंड q and r आर यूनिक इंटीजर है। ये हमको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंतर्गत में कहा गया है, जिसमें b is equal to aq plus r में b हमारा डिविडेंड है, a डिवाइज़र, q कोशिएंट और r रिमाइंडर है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बन जाएगा। अगर b को पूरी तरह से अगर डिवाइड कर देगा, काट देगा, तब ऐसे केस में r इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। जिस केस में a b को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, नॉट कंप्लीट डिवाइडेड, नहीं डिवाइड करेगा, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर का स्थिति r हो जाएगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में कभी भी r इक्वल टू 0 नहीं होगा, ना तो r इज इक्वल्स टू a भी होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसको हमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम आते हैं।